अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं एनटी यूपी भारत। जनपद और प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और प्रत्याशी जो है वो बिगुल बजने से पहले अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच आरक्षण एक ऐसा नाम है जो सशक्त लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूती देता है। आरक्षण के अच्छे जानकार और रामनगर ब्लॉक के ही निवासी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पूर्वी प्रदेश के अध्यक्ष और जिनको पंचायत चुनाव लड़ने और लड़ाने का अच्छा खासी जानकारी है, ऐसे हमारे बीच मौजूद हैं घनश्याम यादव जी। और दूसरे तरफ आप जो देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में, छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव में अपना बिगुल बजाने वाले और आलापुर विधानसभा के निवासी बलराम जी है। आपका भी स्वागत है, आप दोनों लोग का। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों जरूरी होता है? जो 73वां संविधान संशोधन हालांकि पूरे प्रदेश में वो 20% से अधिक नहीं लागू है, जो उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा यह बिल ला करके और एक एक्ट के माध्यम से यह संशोधन किया गया और एक अधिकार दिया गया पंचायतों को। उसके तहत 1995 में पहला चुनाव हुआ था उस व्यवस्था के अंतर्गत। उस व्यवस्था में ही ये अमेंडमेंट किया गया था कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग के हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों और चाहे महिलाएं हों, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था उस एक्ट के अनुसार की गई है। और उस एक्ट के अनुसार ही अब तक चुनाव होते आए हैं, जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया से ही चुनाव की शुरुआत होती है। तो आरक्षण में जब महिला आरक्षण जरूरी क्यों हुआ लागू करना? उस समय तत्कालीन सरकार ने यह सोचा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस, जबकि उनकी आबादी आधी है और उनकी नौकरियों में या पंचायतों में या जो चुनाव हैं इसमें उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। लोकसभा, विधानसभा या त्रिस्तरीय पंचायत में उनकी भागीदारी न होने के कारण एक यह सोचा गया कि उनको भागीदारी दी जाए और शुरुआत पंचायतों से की जाए। जनपद अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करें तो रामनगर, आलापुर विधानसभा का रामनगर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पूरे जिले की निगाह टिकी रहती है इस ब्लॉक पे। तो जिला पंचायत के चुनाव में आप देख रहे हैं कि उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी आरक्षण को लेकर के कोई बात जो है वो इसलिए स्पष्ट नहीं हो सकी है। तो ऐसे में जो आरक्षण है, संभावित आरक्षण रामनगर की जो सीटें हैं उन पर क्या होगा? देखिए, सरकारें आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा अपने अपने हिसाब से करती रही हैं। उसका असर यह हुआ है कि अब तक एक भी चक्र पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तीसरा चक्र जाते जाते चौथा चक्र आज तक आया नहीं। जब से ये चुनाव चल रहा है इस व्यवस्था में 1995 से चौथा चक्र नहीं आया। पंचायतों में तीसरा चक्र जाते जाते चौथा चक्र आया, तब तक फिर नए सिरे से शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बार एक तीसरा चक्र की व्यवस्था की बात है। इस सरकार के पास, जो हमारी सरकार है, इसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो यह है कि जाति जनगणना होने जा रही है, टोटल जनगणना, जाति जनगणना सब होने जा रही है। सरकार के पास एक बहाना है जिसमें सरकार यह कह सकती है कि यह जनगणना के आंकड़े आ जाएं, हम चुनाव तब कराएंगे। और इसके लिए सरकार को संविधान में व्यवस्था देना पड़ेगा, माने इनको एक बिल लाना पड़ेगा। जो बजट सत्र आने वाला है, इसी बजट सत्र में इनको एक बिल ला करके एक संशोधन के जरिए प्रधानों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा अखिल भारतीय प्रधान संगठन ये चाहता भी है, मांग भी किया है कि प्रधानों का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया जाए और नए आंकड़े जब आ जाएं तो उसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था कंप्लीट करके चुनाव कराए जाएं। सरकार के पास हमारे मांग पत्र पड़े हुए हैं। सरकार चाहे तो एक व्यवस्था ये दे सकती है और चाहे तो दूसरी व्यवस्था सरकार के पास यह है कि 2011 की जनगणना है और 2011 के सारे आंकड़े हैं। इनके पास अनुसूचित जाति की जनसंख्या, पिछड़ी जाति की जनसंख्या सब कुछ मौजूद है। ये चाहे तो उसी जो
11 की जनगणना के आंकड़े हैं उसी को लेकर के और आरक्षण बना करके ये चुनाव करा सकते हैं। और जब ये ऐसा ये करना चाहेंगे तो 2015 में उसके पहले की जो भी आरक्षण व्यवस्था थी जो आई थी उसको शून्य मानते हुए वहाँ से तत्कालीन सरकार ने और नए सिरे से आगे बढ़ने का काम किया था। तो 2015 में पहला आरक्षण माना गया, 21 में जब चुनाव हुआ तो ये दूसरा चक्र माना गया। अब आपकी बार तीसरा चक्र चलना है। चक्रीय क्रम की जो एक्ट में व्यवस्था है उसके अनुसार ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये तीसरा चक्र चलेगा और 2011 की जनगणना और 2015 का आधार बेस माने बेस या आधार को लेते हुए तीसरे चक्र में पहुंचेंगे। ये दो चीज़ें हैं, इन्हीं के अनुसार ये आरक्षण व्यवस्था लागू करके और मई तक तो अब समय तो भाग रहा है, मई तक ये चुनाव करा सकते हैं। इनके पास बहुत कुछ आंकड़े हैं, कुछ इकट्ठा नहीं करना है और ये 10 दिन का काम है, 10 दिन में सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमने ये पूछा कि रामनगर की जो सीटें हैं उन पर संभावित आरक्षण क्या होगा? रामनगर की क्या ये प्रधान पंचायत की सीटें? हाँ, रामनगर में जो जिला पंचायत की अब की बार सीटें हैं, जो अगर तीसरा चक्र चला तो रामनगर पूर्वी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुकी है इसके पहले 21 में, जो अब की बार उसके बाहर हो जाएगी। ज़्यादा संभावना है कि वो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो जाएगी। शेष सभी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाएंगी, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। मैं नहीं, जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से ये सारी सीटें आरक्षित हो जाएंगी अनुसूचित जाति के लिए। अच्छा, आपके कथनानुसार कि रामनगर पूर्वी की सीटों को अगर छोड़े, जिला पंचायत की सीटों का, बलराम जी आप गांव की सदस्य लेकर के जो है ब्लॉक प्रमुख तक का चुनाव लड़ चुके हैं और लड़वा भी चुके हैं, अच्छा खासा अनुभव भी है आपको। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं जो तैयारियां करते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रख करके वो तैयारियां करें अपनी पंचायत चुनाव की? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा, बड़ा सटीक सवाल है। जो भी पंचायत का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं, मूलतः वो किसी भी दल के हों, वो पार्टी के रीढ़ होते हैं। चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ना हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव लड़ना हो, ये यही मूल कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी दल के मूल कार्यकर्ता होते हैं और इनको 5 साल में एक बार ये समय मिलता है। तो इस नाते ये जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं अपनी तैयारी करते रहते हैं। आरक्षण क्लियर ना होने से इनको काफ़ी नुकसान उठाना कभी कभी पड़ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी सीट पे जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो होर्डिंग लगाता है, पोस्टर्स लगाता है, अपने जनसंपर्क तैयारी करता है। जो नया कैंडिडेट होता है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पता चला बाद में ऐन मौके पर उसका आरक्षण बदल गया। जो फील्ड वर्कर है, जो फील्ड का कार्यकर्ता है, लगातार चलने वाला, उसके लिए तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन जो नए लोग आते हैं राजनीति में, नए लोग अपना कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ये संघर्षपूर्ण स्थिति होती है कि आरक्षण क्लियर ना होने से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में आरक्षण कंफर्म हो और तैयारी उसी क्षेत्र में करें जहां ये समझ में आए कि हम जिस समुदाय से आते हैं या जिस जाति से आते हैं वहां उस जाति का आरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल, उनको अपने अगल बगल कम से कम 1-2 सीटों पर तैयारी करना चाहिए, जिससे कम समय में जो भी उनका नुकसान हो रहा है उसको गैप को भर सके और उसको कवर कर सके, जिससे काफ़ी नुकसान ना हो सके और अपने पंचायत के चुनाव में वो सफलता हासिल कर सके। और अगर हम यहीं जहांगीरगंज की बात करें तो जहांगीरगंज ब्लॉक में जो है जो सीटें थी, आपने देखा कि पिछली बार ज़्यादातर सीटें सुरक्षित हो गई, तो इस बार आंकड़े क्या कहते हैं? इस बार के आंकड़े में यह आप एक जनरल आइडिया जान लीजिए। 2015 में तीनों पंचायतों में 2015 में जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो चुकी हैं उनको चक्रीय क्रम में पुनः अनुसूचित जाति नहीं होना है। जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो चुकी हैं 2 चुनाव में, 2015 और 21 में, उनको पिछड़ी जाति के आरक्षण में नहीं जाना है। और अगर कोई किसी पंचायत का कोई क्षेत्र या कोई ग्राम पंचायत यदि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति
दोनों जातियों के लिए आरक्षित हो चुकी है 15 और 21 में, तो वह दोनों के लिए आरक्षित नहीं होंगे। फार्मूला एक जनरल फार्मूला इसको मान लीजिए, नहीं जाना है। इस हिसाब से जहांगीरगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुकी है, अब उसको अनुसूचित जाति सारी सीटें, अब अनुसूचित जहांगीरगंज ब्लॉक की कोई भी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होना है, वह या तो सामान्य में जाएगी या तो पिछड़ी जाति में जाएगी। ज़्यादा संभावना है कि जहांगीरगंज पश्चिमी पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो जाए, शेष सारी सीटें अनारक्षित श्रेणी में चली जाएं। तो ऐसे में जो है ये जो आपने फार्मूले बताए हैं, ये फार्मूले क्या ग्राम पंचायत की जो प्रधान के और बीडीसी के जो है चुनाव होते हैं उन पर भी यही फार्मूला लागू होता है? यही फार्मूला ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष तक में यही फार्मूला लगेगा। इसमें फार्मूले में कोई फेरबदल नहीं होगा। जो भी व्यवस्था आती है वो तीनों पंचायतों के लिए आती है, एक पंचायत के लिए नहीं आती है। पंचायत में आप क्षेत्र पंचायत से लेकर के प्रधानी तक का आपका एक काफी बड़ा कार्य कर रहा है। तो इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आप उम्मीदवारों की नज़र से, पार्टी बेस की नज़र से और आम जनमानस की नज़र से क्या खास हो सकता है? देखिए, आने वाले चुनाव में खास तो बहुत कुछ नहीं है। जो मेरा अपना आकलन है उसमें जो सबसे बड़ा पद है जनपद का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, वह मेरे हिसाब से अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित हो जाएगा, मेरे हिसाब से। और हो सकता है सरकारें इसमें कुछ अपना इंटरफियर करें, तो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो इस व्यवस्था के अंतर्गत वह अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो उस पद के लिए, उस पद के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति के लोगों में उस पद को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बाकी लोग थोड़ा सा जरूर कहीं न कहीं शिथिल होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम लोग तो इस नाते जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं कि उनको जिला पंचायत अध्यक्ष होना होता है, लेकिन तमाम लोग जो इस तरह के चुनाव नहीं लड़ते हैं केवल सदस्य के लिए, वही उनकी ही रुचि सिर्फ सदस्य के लिए होगी। बाकी जो संभावित जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 सीटों का गणित शेष रह गया, हम जानना चाहेंगे रामनगर ब्लॉक और जहांगीरगंज ब्लॉक, ये जो दोनों ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं, उन पर आंकड़े क्या कहते हैं उस सीट को लेकर के? दोनों सीटें चक्रीय क्रम में अनारक्षित श्रेणी में जाएंगी। दोनों ब्लॉकों की, ब्लॉक प्रमुख पद की जो सीटें हैं, ये अनारक्षित की श्रेणी में जाना है। और मुझे लगता है कि अनारक्षित की श्रेणी में जाने में चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ी जाति का, चाहे सामान्य वर्ग का, सबको समान अवसर हैं। तो आरक्षण व्यवस्था, बलराम जी, जैसे हमने पूछा कि आप पंचायत में जो है उम्मीदवार भी रहते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, और ज़्यादातर अगर रिजल्ट्स देखे जाएं तो हमेशा वो आपके पक्ष में रहते हैं। तो ऐसे में क्या जो नए युवा राजनीति में आ रहे हैं उनको क्या मैसेज या क्या आप जो है टिप्स देना चाहेंगे जिससे चुनाव में कुछ अच्छा कर सके? नए युवा, मैंने अभी बताया, आपके पिछले सवाल में मैंने बताया कि उनको तैयारियां अपनी डबल करनी चाहिए। एक जगह आश्रित होकर तैयारी नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने जो तैयारी करें उस पर चुनाव लड़ने के योग्य हो सके। ऐसा नहीं कि जिस पर तैयारी करें वहाँ सीट ना मिले और वो आगे जाके नुकसान। ये मेरा नौजवानों के लिए संदेश है, नौजवानों के लिए मैसेज, जो पहली बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो अपने ज़रूर अगल बगल की एक आध सीटों पर और अपना आना जाना, मिलना जुलना, ये ऐसी तैयारी रखें जिस पर उनको नुकसान ना उठाना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा चर्चा विशेष में हमारे साथ आज पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात को लेकर के और जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर क्या कुछ बीतता है, कैसे तैयारी करते हैं, इस पर हमारे पास साथ 2 खास मेहमान थे, जिसमें बलराम जी जो पंचायत चुनाव में अच्छी खासी बैठ कर बनाते हैं, राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो है वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और हमारे साथ अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम यादव जी, 2 लोग हमारे खास मेहमान थे, जिन्होंने पंचायत चुनाव और जहांगीरगंज और रामनगर ब्लॉक की जिला पंचायत सीट, ब्लॉक प्रमुख की सीट, क्षेत्र पंचायत और प्रधान की सीटों पर एक आपके सामने जो आंकड़े बताए और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण का गणित बताया, वो निश्चित मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नई चर्चा में किसी नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए NTUP भारत।